नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए आज मैं आप सभी लोग के लिए एक इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है भारत शासन अधिनियम आपका 1919। इसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो आपको मैं आज बताऊंगा ये क्या था। ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये द्वैध शासन प्रणाली के लिए जाना जाता है। मैं इसके पहले वीडियो में मैं भारत परिषद अधिनियम 1909 में पढ़ा था और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले-मेंटो जो है आपको सुधार कहा जाता है। तो मार्ले-मेंटो सुधार क्यों आपको जाना जाता है, उसको क्यों याद किया जाता है, तो वो मुसलमानों को पृथक निर्वाचक प्रणाली एवं फूट डालो राज करो नीति एवं सांप्रदायिकता को भड़काने को लेकर के वो कानून आपको याद किया जाता है। जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है ये प्रांतों में द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। याद हुआ आपको? जो मार्ले-मेंटो सुधार अधिनियम है वो मुसलमानों को पृथक निर्वाचक प्रणाली के लिए और फूट डालो और राज करो नीति के लिए जाना जाता है। जबकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 प्रांतों में द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। और प्रांतों में सबसे पहले द्वैध शासन कहाँ शुरू किया गया? बंगाल में पहली बार अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। और ये मैं पूरा आज बताऊंगा, समझाऊंगा और ये परीक्षा के लिए काफी क्या है उपयोगी है। आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहिए। मैं आपको एक एक जानकारी दूंगा, याद भी करवाऊंगा। और आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी को मेरा धन्यवाद। मेरे ज्ञान से आपको लाभ होता है, मेरे ज्ञान से आपके सपने साकार करने में मदद मिलती हो, तो मैं हमेशा कोशिश करते रहूंगा कि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आते रहूं और आपका ज्ञान का लेवल में बढ़ाते रहूं और आपका सपना जो है साकार हो, आपके जो भी आपके लक्ष्य है वो सपने आपके पूरे हो सके। तो आपको मैं ये आज सारी जानकारी दूंगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। लेकिन अगर आप पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन का प्रेस को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको प्राप्त हो जाए। और जितने आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इस ज्ञान का लाभ वो भी उठा सके। आइए मैं बताने जा रहा हूं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो देखिए आखिर ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 क्यों लाया गया, तो इसके लाने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो 1909 ईस्वी का जो मार्ले-मेंटो सुधार था, उस मार्ले-मेंटो कानून में भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रणाली नहीं मिल सका। भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रणाली नहीं मिलने के चलते भारतीयों में असंतोष था। दूसरा जो कारण था कि भारत में सांप्रदायिक प्रणाली को जन्म देना और भारतीयों में सांप्रदायिकता का जन्म लेने के चलते भारतीयों में असंतोष हुआ और मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचक प्रणाली का प्रावधान किया गया उसके चलते में भारतीयों में काफी असंतोष था। प्लस 1916-17 में एक मेसोपोटामिया आयोग आया और 1916-17 का जो मेसोपोटामिया आयोग था उस आयोग ने अपने सिफारिश में कहा था कि अंग्रेज भारत में शासन देने में असक्षम है। मेसोपोटामिया आयोग जो 1916-17 में आया तो मेसोपोटामिया आयोग ने अपने रिपोर्ट में कहा कि अंग्रेज जो है ये भारत में सक्षम उत्तरदायी शासन निभाने में असक्षम है। इसके बाद 1916 ईस्वी में जो मुस्लिम और कांग्रेस लीग, मुस्लिम एवं कांग्रेस के बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ था, प्लस होम रूल लीग द्वारा भारतीयों में जागृति, प्लस
ईस्वी में जो द्वितीय विश्व युद्ध आपका शुरू हुआ, उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग को लेकर के इन सारी घटनाओं को देखते हुए आपको ये 1919 का मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार को लाया गया। मॉन्टेग्यू जो था ये भारत क्या था, सचिव था। मॉन्टेग्यू भारत सचिव था और चेमफोर्ड जो था ये भारत का वायसराय था। तो ये मॉन्टेग्यू ने क्या किया, 20 अगस्त 1917 को ये ब्रिटिश सरकार के ये प्रस्तावित जो है सुधार को लागू किया। मॉन्टेग्यू 20 अगस्त 1917 को ये ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित जो सुधार थे उसकी घोषणा जो है कर दी। और मॉन्टेग्यू ने जो ब्रिटिश सरकार की ये घोषणा को जारी किया और इसी आधार पर 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को लागू किया गया। और ये भारत का जो ये अधिनियम है ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने के लिए क्या है जी, ये आपको जाना जाता है। अब आइए इस सारी विशेषताएं जानने के बाद जो है मैं आपको एक एक जो है जानकारी आपको देने जा रहा हूं। आप जो है आप ध्यान देंगे इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान था। तो सबसे पहले इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम का नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार था। मॉन्टेग्यू क्या था, भारत क्या था, सचिव था। और चेमफोर्ड क्या था, चेमफोर्ड वो भारत का वायसराय था। और ये दोनों के सहयोग से ये जो कानून बना, इसी के चलते इस कानून को मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार कहा जाता है। अब आइए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपका वायसराय कौन था, चेमफोर्ड था। यही चेमफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ये भारत का वायसराय था। ये कई बार जो है परीक्षाओं में क्या जी पूछे हुए हैं। अब आइए, 1919 के अधिनियम द्वारा एक हुआ का कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में यह द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई और इस द्विसदनीय विधायिका में एक राज्य आपका परिषद बना और दूसरा केंद्रीय विधानसभा बना। तो ये राज्य जो परिषद बना, ये राज्य परिषद ये उच्च क्या था, सदन था। जबकि केंद्रीय विधानसभा जो था वो निम्न अस्थायी क्या था, सदन था। और ये राज्य जो परिषद था इसका जो कार्यकाल था 5 वर्ष था और केंद्रीय जो विधानसभा था इसका जो कार्यकाल था वो आपका 3 वर्ष था। 1919 के अधिनियम द्वारा राज्य जो परिषद था उस राज्य परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 60 थी। जबकि केंद्रीय विधान आपको सभा में कुल सदस्यों की संख्या 145 थी। लेकिन NCERT कहता है क्या कि केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 144 थी। यह है आपका केंद्रीय विधायिका की व्यवस्था। इसके बाद जो है आपको इस अधिनियम द्वारा यानी मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार द्वारा ये प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। यानी प्रांतों में द्वैध शासन का तात्पर्य है दोहरा क्या है, शासन। यानी ये द्वैध शासन प्रणाली द्वारा आपके केंद्रीय और प्रांतीय विषय को 2 भागों में क्या है जी बांट दिया गया। और फिर दोबारा जो है इस प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया। एक था सुरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित क्या है जी विषय। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, एक सुरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित क्या है जी विषय। अब आइए, ये सुरक्षित जो विषय था वो सुरक्षित विषय का शासन गवर्नर जो था अपने कार्यकारिणी के सहयोग से करता था। जबकि हस्तांतरित विषय का शासन जो था गवर्नर और राज्य के मंत्रियों के सहयोग से क्या जी करता था। इसके बाद जो है आगे इस अधिनियम में कौन कौन सा प्रावधान किया गया, तो 1919 के अधिनियम द्वारा जो है ये
केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। दूसरा क्या प्रावधान किया गया कि 1919 के अधिनियम द्वारा जो भारत सचिव पदाधिकारी था, उस भारत सचिव का वेतन आपके भारतीय कोष से देने का निर्णय दिया गया। इसके बाद 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार जो है महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। कि इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया, तब का जवाब होगा 1919 के अधिनियम द्वारा महिलाओं को मताधिकार का अधिकार जो है प्रदान किया गया। इसके बाद 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की सहायता करने के लिए एक हाई कमिश्नर अधिकारी की नियुक्ति की गई। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सचिव के कार्यों में सहयोग करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति किस अधिनियम द्वारा की गई, तो 1919 के अधिनियम द्वारा। और 1919 के अधिनियम द्वारा ही भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि वह एक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। और 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव एक महालेखा परीक्षा की नियुक्ति करने लगा। ये सारी क्या है जी, आपको ये विशेषताएं हैं। अब आप आइए चलते हैं बोर्ड पर और एक एक तथ्य को मैं स्पष्ट करूंगा जो आपके ज्ञान के लेवल को बढ़ाएगा। और आइए मेरे साथ 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चैम्फर्स सुधार के साथ इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला, ये भारत शासन अधिनियम क्या है, 1919 है। और भारत शासन अधिनियम 1919 का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मॉन्टेग्यू चैम्फर्स क्या है सुधार, इसे कहा जाता है। अब आइए मॉन्टेग्यू उसमें क्या है, तो मॉन्टेग्यू क्या था, ये भारत क्या था, सचिव था। मॉन्टेग्यू क्या था, ये भारत क्या था, सचिव था। इसके बाद ये जो चैम्फर्स है ये क्या था, ये भारत का वायसराय था। चैम्फर्स ये भारत का वायसराय था। इसके बाद इस मॉन्टेग्यू ने क्या किया, 20 अगस्त 1917 को यह ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा कर दी। समझ में आया? मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को यह ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की थी। और मॉन्टेग्यू द्वारा जारी की गई ब्रिटिश सरकार के सुधारों में ये पहली बार भारतीयों को स्वतंत्र आपके स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई। आपको मॉन्टेग्यू ने जो ब्रिटिश सरकार का घोषणा को जारी किया, उस घोषणा में पहली बार भारतीयों को स्वतंत्र डोमिनियन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई। यहाँ डोमिनियन का अर्थ होता है स्वशासन की बात की गई। अब आइए अगला जो इस अधिनियम का प्रावधान है वो है कि 1919 के अधिनियम द्वारा आपको केंद्र में ये द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। कई बार यह प्रश्न पूछे हुए हैं कि किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। आपका जवाब होगा 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चैम्फर्स सुधार में। अब आइए ये केंद्र में जो द्विसदनीय जो विधायिका थी, तो द्विसदनीय विधायिका में कौन कौन से सदन थे, तो ये द्विसदनीय विधायिका में एक था राज्य का परिषद और दूसरा क्या था, केंद्रीय आपका विधानसभा। तो ये राज्य परिषद जो है ये उच्च क्या था, सदन था, और केंद्रीय विधानसभा है ये निम्न क्या था, आपके सदन था। समझ में आया? 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में ये द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। और ये केंद्र में द्विसदनीय विधायिका में एक राज्य परिषद था जो उच्च क्या था, सदन था। दूसरा केंद्रीय विधानसभा था जो निम्न क्या था, सदन था। अब आइए ये जो राज्य परिषद था, इस राज्य परिषद में सदस्यों की कुल संख्या क्या थी, 60 थी।
जबकि केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 थी। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या क्या थी? 144 थी। और यहाँ राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल ये 5 वर्ष था, जबकि केंद्रीय विधानसभा में ये सदस्यों का जो कार्यकाल था वो क्या था? आपका 3 वर्ष था। यानी परीक्षा में अगर प्रश्न पूछता है कि 1919 के अधिनियम द्वारा जो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, उसमें कौन सा उच्च आपको सदन था? तो राज्य परिषद आपका उच्च सदन था, जबकि केंद्रीय विधानसभा ये निम्न सदन था। और राज्य परिषद में कुल मेंबर कितने थे? 60 थे, जबकि केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 145 थी। और एनसीईआरटी कहता है क्या कि केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी। ये जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसके बाद आगे है, अब आइए, जिस अधिनियम के लिए, जिस प्रावधान के लिए ये कानून याद किया जाता है वो है द्वैध शासन। यानी 1919 के अधिनियम द्वारा ही प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। और सबसे पहले द्वैध शासन अंग्रेजों ने कहां शुरू किया? तो बंगाल में शुरू किया। आइए, 1919 के अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये था प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। हमेशा प्रश्न पूछा है कि किस अधिनियम द्वारा ये प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? आपका जवाब होगा 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चंद्र सुधार। अब आइए, ये द्वैध शासन प्रणाली में क्या हुआ? एक केंद्रीय और जो प्रांतीय विषय है, एक केंद्रीय और प्रांतीय विषय को 2 भागों में क्या जी बांट दिया गया। इसके बाद जो प्रांतीय विषय थे उस प्रांतीय विषय को भी दोबारा 2 भागों में बांटा गया। एक आपका सुरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। 1919 के अधिनियम द्वारा ये प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक सुरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। अब आइए, 1919 के अधिनियम द्वारा ये जो सुरक्षित विषय है, ये सुरक्षित विषय में कौन कौन विषय शामिल थे? इसमें आपका राजस्व शामिल था, वित्त शामिल था, न्याय शामिल था और पुलिस शामिल था। यह सुरक्षित विषय है। इसके बाद दूसरा हस्तांतरित विषय था। और हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विषय शामिल थे? उसमें स्थानीय स्वशासन शामिल था, शिक्षा शामिल था और स्वास्थ्य आपको शामिल था। अब मैं जो यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछता है कि सुरक्षित विषय का शासन कौन करता था? तो सुरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपने कार्यकारिणी के सहयोग से करता था। अगर परीक्षा में पूछता है कि सुरक्षित विषय का शासन कौन करता था, तो सुरक्षित विषय पर शासन गवर्नर अपने कार्यकारिणी के सहयोग से करता था, जबकि हस्तांतरित विषय का शासन गवर्नर राज्य के मंत्रियों के सहयोग से करता था। याद हुआ? हस्तांतरित विषय का शासन गवर्नर राज्य के मंत्रियों के सहयोग से करता था। यह हुआ प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का जानकारी। और सबसे पहली बार द्वैध शासन कहां लागू हुआ? आपका जवाब होगा ये बंगाल में अंग्रेजों ने लागू किया था। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रावधान है, आपको मैं बताने जा रहा हूं। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया था, सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो बताया था कि ये सुरक्षित विषय है। ये सुरक्षित विषय का शासन ये गवर्नर जो था अपने परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था। इसके बाद जो दूसरा था हस्तांतरित विषय था, तो हस्तांतरित विषय का शासन गवर्नर जो था ये भारतीय मंत्रियों की सलाह से ये करता था। अब आइए मैं बताने जा रहा हूं
कि सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली कहाँ लागू हुई, तो सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में लागू हुई। आप यहां से नोट कर सकते हैं, द्वैध शासन प्रणाली सबसे पहले बंगाल में लागू हुई। और बता दूं कि इस अधिनियम द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया कि इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियनों पर भी लागू किया गया। यानी 1909 का जो मार्लेमेंटो सुधार था, तो मार्लेमेंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया और उसी पृथक निर्वाचन प्रणाली जो सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, उसी का 1919 के अधिनियम में विस्तार करते हुए उसको सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन एवं यूरोपियनों पर भी लागू किया गया। यानी किस अधिनियम द्वारा यह सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन एवं यूरोपियनों पर किया गया? जवाब होगा 1919 का अधिनियम। अब आइए जो बताने में जा रहा हूं कि आपको 1 अप्रैल 1921 को ये द्वैध शासन प्रणाली ये निम्नलिखित प्रांतों में लागू की गई: बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और असम। आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछ देगा कि द्वैध शासन प्रणाली 1 अप्रैल आपका 1921 को निम्नलिखित किन किन प्रांतों में लागू किया गया। आपको याद होना चाहिए, मैं सारे प्रांतों का नाम मैं लिख दिया हूं। अब आगे आइए बताने जा रहा हूं कि इस अधिनियम यानी 1919 के अधिनियम द्वारा जो है पहली बार महिलाओं को ये मताधिकार का अधिकार दिया गया। किस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया? आपका जवाब होगा 1919 का अधिनियम। इसके बाद अब आइए 1919 के अधिनियम द्वारा जो है पहली बार जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई? तो 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को जो है ये अपनाया गया। इसके बाद अगला जो विशेषता प्रावधान है कि इस अधिनियम द्वारा पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग किया गया। तो 1919 के अधिनियम द्वारा ये पहली बार उत्तरदायी शासन का स्पष्ट आपका प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा उत्तरदायी शासन का स्पष्ट प्रयोग पहली बार किया गया। अब आइए, पहले जो भारत सचिव था, भारत सचिव का पहले वेतन आपका अंग्रेजी कोष से दिया जाता था, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत सचिव का वेतन जो है अब भारत के राजस्व से दिया जाएगा। यहाँ पर आई क्या हो कि 1919 के अधिनियम द्वारा पहली बार भारत सचिव का वेतन भारत के राजस्व से देने का निर्णय जो है लिया गया। अब 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? आपका जवाब होना चाहिए 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इसके बाद जो है अगला जो प्रावधान है कि 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। पहले केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब आइए अगला है कि इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि भारत जो सचिव है वो भारत सचिव एक महालेखा परीक्षक को नियुक्त कर सकता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव
को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया? तो आपका जवाब होगा 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव को महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया। आप यहां से नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं बता दूं आपको कि भारत में ये द्वैध शासन प्रणाली का जनक जो है किसे कहा गया है? तो भारत में ये द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन प्रणाली का जनक जो है कहा जाता है। आप सभी को याद हो गया होगा कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन प्रणाली का जनक जो है कहा जाता है। ये सभी विशेषताएं, सभी प्रावधान आपका भारत शासन अधिनियम 1919 का है और भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जो है चेम्सफोर्ड जो है सुधार कहा जाता है। लेकिन एक और जो है इसमें विशेषता जोड़ा गया कि 1919 के अधिनियम द्वारा ये भारत सचिव के कार्यों में सहयोग देने के लिए, उसके कार्यों को कम करने के लिए जो है आपको एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। यहां से आप नोट कर सकते हैं कि 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति जो है की गई। ये सारे विशेषताएं 1919 के अधिनियम की है। और पुनः मैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर के आऊंगा और आपके ज्ञान के नॉलेज को बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।